हे दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसी बुक है जिसने लाखों लोगों का नजरिया बदल दिया है कि वो कैसे देखते हैं अपने फाइनेंशियल सक्सेस और पैसों के बारे में। आज हम इस बुक के 6 चैप्टर्स के थ्रू कुछ की इनसाइट्स, स्ट्रेटजीज और माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, जिसे अगर हम फॉलो करें तो हम फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे और रैट रेस से बाहर निकलेंगे, जिसमें कि ज्यादातर मिडिल क्लास फंसा हुआ है, जो है 9 to 5 की दुनिया। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों को सेपरेट करता है उनसे जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। इसके लिए वो एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस बताते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग एसेट बनाने के बारे में सोचते हैं और गरीब लायबिलिटी। अब एसेट क्या होता है? सिंपल टर्म में एसेट वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसे भरते हैं, जो एक पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें कि आपका कांस्टेंट प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं है। वहीं पर लायबिलिटी वो है जो आपके जेब से पैसे निकालती है, जैसे कि कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह। आइए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक छोटा सा शहर है जहाँ 2 दोस्त हैं, रिकी और मार्टिन। दोनों बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। एक दिन उनको पता चलता है कि उनके शहर में एक स्कूल खुलने वाला है, तो दोनों वहाँ काम मांगने पहुंच जाते हैं। क्योंकि दोनों उतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम मिल जाता है। रिकी को रोज की दिहाड़ी चाहिए, इसके लिए वो काम करता रहता है, ओवर टाइम करता है, इवन वो अपने बच्चों को भी वहाँ पर काम पर लगवा देता है और वो बहुत खुश है इतने पैसों से। वहीं पर मार्टिन इसका अपोजिट सोच रहा है। उसने भी वहाँ पर काम तो लिया है, बट उसने पता किया है कि स्कूल तो 5 साल में बन जाएगा, और जब स्कूल बन जाएगा तो वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर्स को भी रहने को चाहिए होगा, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट तो सिर्फ प्रिंसिपल और कुछ बड़े पोस्ट वालों के ही रहने का इंतजाम करेंगे। तो उसके पास जो भी पैसे थे उससे उसने वहाँ पर एक कम दाम में जमीन ले ली और एक पीजी बनवाने लगा। उसने ये भी पता किया कि पास के शहर में भी उस स्कूल का ब्रांच खुलेगा, तो उसने वहाँ पर अपना एक फर्म ओपन किया जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया और लेबरर हायर करने लगा। वहीं पर एक रिकी ने बाइक लोन पर ले ली और जितने पैसे मिल रहे थे उसमें वो खुश था। 5 साल बाद जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो रिकी के हाथ से काम चला गया, उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। लेकिन अब मार्टिन को काम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पीजी में अब टीचर्स रहने लगे थे, जिससे उसे मंथली रेंट आ रहा था। अब तक पास वाले शहर में स्कूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था, जहां पर काम करने के लिए उसके फर्म से लेबरर लिए गए, क्योंकि वहां पर लेबरर्स इजीली अवेलेबल नहीं थे, जिस पर उसे पर लेबर पर कमीशन मिलता था। तो रिकी ने 9 to 5 के काम को प्रायोरिटी दी और आगे का नहीं सोचा, और अपने लिए कई तरह की लायबिलिटी खड़ी कर दी, वो लोन लेकर जिससे उसे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा था। और वहीं पर मार्टिन ने सिर्फ एसेट बनाए और अब वो आराम से बिना उतना मेहनत किए पहले से ज्यादा पैसे बना रहा था। वो रैट रेस से बाहर आ चुका था। चैप्टर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। जहाँ पर प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्किल्स की बात आती है, वहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम थोड़ा पीछे रह जाता है। स्कूल का मेन फोकस एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर होता है और वो क्रूशियल स्किल्स जैसे कि पैसे को मैनेज कैसे करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कैसे बजट करें, ये नहीं बता पाते हैं। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी है तो हम खुद अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद कंट्रोल कर पाएंगे, साथ ही गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से भी बच जाएंगे, जिससे हम डेब्ट या ओवर स्पेंडिंग या गलत इन्वेस्टमेंट करने से बच जाएंगे। ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज द फर्स्ट स्टेप टू बिल्ड द वेल्थ, क्योंकि तब हमें पता होता है कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, एसेट क्रिएट करना है और लायबिलिटी से बचना है। जो भी पैसे की वैल्यू समझ गया वो फिर गरीबी की जंजीरों को आसानी से तोड़ सकता है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट। इनकी जर्नी टू फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही यंग एज से चालू हो गई थी। बचपन में वो नंबर्स और फाइनेंस से फैसिनेटेड थे। उन्होंने ओहायो पब्लिक लाइब्रेरी में इन्वेस्टमेंट पर रखी हर बुक पढ़ डाली थी और इससे उनको स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट की बहुत गहरी जानकारी हो गई थी। 1960 में उन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे का कंट्रोल लिया। उस वक्त उस कंपनी की हालत बहुत खराब थी। बफेट ने यह देखा और इस कंपनी को डाइवर्सिफाइड कर दिया, जिससे वो कंपनी टेक्सटाइल को छोड़कर इंश्योरेंस, एनर्जी, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल सब में आ गई और बफेट के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हुई, क्योंकि फिर कंपनी ने मिलियंस दिए बफेट को। बफेट ने उन कंपनीज के शेयर में फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट थे, और वो तो कहते भी थे आवर फेवरेट होल्डिंग इज फॉरएवर, मींस वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते थे। बफेट कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से समझते थे। वो जान चुके थे कि पैसे को जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे पैसा उतना बढ़ेगा। बफेट की फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ने उनको फाइनेंशियल सक्सेस के साथ इमेंस वेल्थ दिलाया। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को उसकी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास में एक MBA लेक्चर के लिए बुलाए गए थे। लेक्चर के बाद वो स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा, बताओ मेरा बिजनेस किस चीज का है। सब हंसने लगे, सबको लगा रे मजाक कर रहे हैं।
लेकिन उन्होंने फिर पूछा, बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बिजनेस किस चीज का है? तब एक लड़के ने जोर से बोला, दुनिया में किसे नहीं मालूम कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। तब रे ने कहा, मुझे मालूम था यही जवाब आएगा। मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मेरा रियल बिजनेस है रियल एस्टेट का। जहाँ पर भी मेरा आउटलेट या फ्रेंचाइजी है, मैं उस जगह को ओन करता हूँ। मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी जो भी लेता है, उसे मैकडोनल्ड्स को सेल पर एक पार्ट के साथ रेंट भी देना होता है। रे रियल एस्टेट की वैल्यू पहचानते थे और आज मैकडोनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ओनर है रियल एस्टेट का। जो पूरी लाइफ किसी और के लिए काम करता है, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल करता रहता है। वो फिर एसेट नहीं बना पाता है, सिर्फ लायबिलिटी ही बनाता है। वो लोन पर घर लेता है और लाइफ टाइम EMI भरता है। वो लोन पर कार लेता है जिसकी वैल्यू 25% तुरंत ही कम हो जाती है जैसे ही वो शोरूम से बाहर आती है। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। सब यही मानते हैं कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स भरना चाहिए और जो गरीब हैं उनको वो देना चाहिए, लेकिन रियलिटी में मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स देता है, और उसमें भी पढ़ा लिखा अपर मिडिल क्लास। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो टैक्स को मेनली अमीर लोगों को पनिश करने के लिए लगाया गया था, बट समय के साथ टैक्स उन्हें ही पनिश करने लगा जिन्होंने अमीर पर टैक्स लगाने की बात कही थी, और टैक्स सिस्टम को वोट देकर एक रूप दिया था जो है गरीब और मिडिल क्लास। अब टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है सरकार को और पैसे चाहिए, तो और टैक्स। और अगेन कौन फंसता है? मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास के पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रिच क्लास के पास है, क्योंकि अमीर कभी भी सेम सेट ऑफ रूल्स के साथ नहीं खेलते हैं। और यहाँ आता है कॉर्पोरेशंस। सैलरीड पीपुल सैलरी कमाते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, और फिर जो बचा उससे अपने खर्चे करते हैं। वहीं पर अमीर कमाते हैं, उनकी कंपनी उनके खर्चे बियर करती है, टैक्स भी भरती है, और अगर कोई लिटिगेशन आया तो अमीर का पर्सनल कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो कंपनी का है। अगर तुम सैलरीड हो तो जितना मेहनत करोगे उतना टैक्स भरोगे, इसलिए स्मार्ट बनना पड़ेगा, अमीर बनना होगा, क्योंकि अमीरों को बहुत रेयरली ही पनिश किया जाता है। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं टैक्स बचाने का। ऑथर कहते हैं, इफ यू वर्क फॉर मनी यू गिव द पावर टू योर एम्प्लॉयर, इफ मनी वर्क फॉर यू यू कीप द पावर एंड कंट्रोल इट। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। बात तब की है जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था और अपने इन्वेंशन को पेटेंट कराया था, तब टेलीफोन की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उनको तभी एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी जो उनके सप्लाई की स्पीड बढ़ा सके। तब वो उस वक्त के सबसे बड़े कंपनी वेस्टर्न यूनियन से एक डील करने पहुंचे। उन्होंने वेस्टर्न यूनियन से कहा कि वो उनके पेटेंट और कंपनी को खरीद लें और बदले में उन्हें $1,00,000 दे दें। $1,00,000 उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। तब वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उन्हें साफ मना कर दिया, ये बोल करके कि ये खिलौना है और वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो रिस्क लेने को तैयार नहीं थे, डर गए थे। और उसके बाद ग्राहम बेल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऑथर के अकॉर्डिंग सब एक टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, बट डाउट और डर से वो टैलेंट कहीं खो जाता है। कई बार लोग बहुत वेल्थ होते हुए भी अपने फाइनेंस में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो रिस्क देखकर घबरा जाते हैं और वो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है। कई लोग तो सिर्फ बैठे रहते हैं और अपॉर्चुनिटी का खुद के पास आने का इंतजार करते रहते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जीतते हैं क्योंकि वो हारने से डरते हैं। उसी तरह ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। अमीर रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। कियोसाकी कहते हैं कि हमें सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बट सीखने के लिए भी काम करना चाहिए। नॉलेज और स्किल्स पैसों से ज्यादा कीमती होती है। अगर हम सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे और अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे तो लॉन्ग रन में पीछे रह जाएंगे। इसीलिए अगर किसी काम के कम पैसे मिले बट सीखने को ज्यादा मिल रहा है तो इस काम को लेने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस नॉलेज से लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ग्रो एक्सपोनेंशियली। ऑथर कहते हैं, भले ही हम कहीं पर सिर्फ एक एम्प्लॉय हों, लेकिन हमारे पास बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए और हमें एक बिजनेसमैन की तरह सोचना चाहिए। इससे हम खुद एक बिजनेसमैन बनने की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे। हमें उनसे मिलना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए या उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए जो नॉलेजेबल होते हैं, स्किलफुल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमें बुक्स, डिफरेंट कोर्सेज और सेमिनार्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। हम जो कल थे हमें उससे आज बेहतर बनना है। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ऑथर कहते हैं कि मेन डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर यही है कि वो अपने डर को कैसे मैनेज करता है। कियोसाकी 5 तरह के ऑब्स्टिकल्स बताते हैं कि क्यों फाइनेंशियल लिटरेट भी रिच नहीं बन पाते हैं। फियर,
ज्यादातर लोग फाइनेंशियली रिच इसलिए भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको पैसे गंवाने का दर्द रिच होने के आनंद से ज्यादा होता है। वो बोलते हैं कि मैं ऐसे किसी भी एक अमीर व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जिन्होंने आज तक पैसा ना गंवाया हो, और मैं ऐसे बहुत गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट में एक भी पैसा नहीं गंवाया है, क्योंकि वो पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अमीर को भी पैसा गंवाने से डर लगता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं करते। बस मेन पॉइंट ये है कि वो अपने डर को मैनेज कैसे करते हैं। डर गए तो सामने आई गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हाथों से निकल जाएगी। सिनिसिज्म या डाउट किसी को भी पैरालाइज कर सकता है, क्योंकि अगर सब कुछ फेवर में है, जैसे अपॉर्चुनिटी, पैसे टू इन्वेस्ट, बढ़िया ऑफर, लेकिन मन में डाउट है, आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट गुड इनफ, क्या हुआ अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करते इकोनॉमी क्रैश हो गई तो? अगर ऐसा माइंडसेट है तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। लेजीनेस, ऑथर कहते हैं कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लेजीनेस इज स्टेइंग बिजी। कई लोग खुद को बिजी दिखाते हैं, दुनिया को भी, इवन खुद को भी, क्योंकि वो कुछ अवॉइड करना चाहते हैं। इसका इलाज है थोड़ी सी ग्रीड। अपने ब्रेन को ये मत बताओ कि आई कांट अफोर्ड इट, उससे पूछो हाउ कैन आई अफोर्ड इट। बैड हैबिट्स, ज्यादातर लोगों में एक बैड हैबिट होती है, वो खुद से पहले दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ही सैलरी आती है वो सबसे पहले अपने पेंडिंग ड्यूज, टैक्सेस, EMI देते हैं, और अगर लास्ट में कुछ बच गया तो अपने लिए रखते हैं। ऑथर कहते हैं हाँ ये सब जरूरी है, बट यू आर ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट। इसलिए पहले अपने लिए पैसा साइड रखो जिसे तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे, फिर अपनी लायबिलिटी भरो। एरोगेंस एंड इग्नोरेंस, एरोगेंस एंड इग्नोरेंस बहुत बड़ा टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग ये सोचते हैं उन्हें पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ आता है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर कुछ नहीं पता है तो खुद से झूठ बोलने से अच्छा है कि ट्राई टू लर्न व्हाट यू डोंट नो। इस बुक के थ्रू रॉबर्ट कियोसाकी हमें रिच लोगों के माइंडसेट, स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं, जैसे कि अगर हम फॉलो करेंगे तो रैट रेस से बाहर निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।